देखिए, कल्पना कीजिए 1 अप्रैल 2026 की बात, बहुत ज्यादा दिन नहीं, हफ्ता भी हुआ अभी, जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, तब पश्चिम बंगाल के एक सरकारी दफ्तर के बाहर मौत तांडव कर रही थी। हमलावरों को वहां अचानक नहीं बुलाया गया, बल्कि बाकायदा लाउड स्पीकर से ऐलान करके भीड़ इकट्ठा की गई। यहाँ मौजूद 16 सीसीटीवी कैमरों में 9 कैमरे खराब भी कर दिए गए। ये अब इसी कनेक्शन की गहराई में जा रही है। क्या इस हिंसा के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की कोई स्क्रिप्ट लिखी गई थी? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जवाब बेहद कड़ा था। उन्होंने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले चरण की 152 सीटों के लिए नाम जुड़वाने की सीमा खत्म हो चुकी है और यह उस राजनीतिक तंत्र के लिए सबसे बड़ा झटका है जो इन वोटों के दम पर अपनी जमीन बचाई हुई थी। राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन नहीं उठाते, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासनिक ढांचा किस तरीके से विफल हो चुका है। राष्ट्र धर्म संवाद में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति पर, और हमारे साथ हैं श्री विनीत वाजपेयी जी। आपका मंच पर स्वागत है। विनीत जी, जब देश के सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यह कहना पड़े कि पश्चिम बंगाल में जनतंत्र खतरे में है, तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि वहां संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से फेल हो चुकी है? यह संवैधानिक विफलता है या राजनीतिक साजिश? आपके क्या विचार हैं? देखिए, कल्पना कीजिए 1 अप्रैल 2026 की बात, बहुत ज्यादा दिन नहीं, हफ्ता भी हुआ अभी, जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, तब पश्चिम बंगाल के एक सरकारी दफ्तर के बाहर मौत तांडव कर रही थी। 7 न्यायिक अधिकारी जो सुप्रीम कोर्ट के सीधे निर्देश पर 60 लाख संदिग्ध वोटों की संवैधानिक जांच कर रहे थे, उन्हें एक उग्र भीड़ ने घेर लिया। और यह घेराव कोई साधारण विरोध नहीं था, यह 13 घंटे तक चला वह खौफनाक मंजर था जहां पत्थरबाजी भी हो रही थी, गालियां भी दी जा रही थी और अधिकारी को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। सवाल यह है, क्या महज एक इत्तेफाक था या फिर लोकतंत्र का गला घोटने की कोई बहुत बड़ी साजिश थी? एनआईए की ताजा रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं अदिति, उसने भारत सरकार के भी होश उड़ा दिए हैं और हम आज उस ब्लैक बॉक्स को खोलने की कोशिश करेंगे जिसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट अभी 72 घंटे में इसे स्वतः स्फूर्त घटना मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये जनरलाइज नहीं कर सकते इसे, यह पूरी तरीके से सुनियोजित हमला था और रिपोर्ट के बिंदु रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हमलावरों को वहां अचानक नहीं बुलाया गया, बल्कि बाकायदा लाउड स्पीकर से ऐलान करके भीड़ इकट्ठा की गई। लोगों को घटना स्थल तक पहुंचाने के लिए ई रिक्शा का पूरा बेड़ा लगाया गया था कि लोग वहां आसानी से पहुंच सके। और सबसे बड़ी चालाकी देखिए, सुरक्षा बलों की कार्रवाई को रोकने के लिए भीड़ में महिलाओं को ढाल की तरह आगे रखा गया। ये स्थिति है। और जहां मौजूद 16 सीसीटीवी कैमरों में 9 कैमरे खराब भी कर दिए गए। तो आप किस स्थिति में जा रहे हैं? जो एक मुख्य कैमरा उस दफ्तर के अंदर था, प्रवेश द्वार पर लगा था, खुद सोचिए कि ये कैमरे खराब थे या इन्हें साजिश से खराब किया गया था, साजिश के तहत खराब किया गया था। और सबूत मिटाने की यह कोशिश अपने आप में अदिति ये बहुत बड़ी कहानी कह रही है। तो विनीत जी, क्या ऐसी स्थिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव है या वहां राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प बचा है? देखिए, मामला ये चुनाव से ऊपर निकल चुका है और यह मामला एक दफ्तर तक के घेराव तक सीमित नहीं है। जिस हाईवे को घंटे तक जाम रखा गया वह सीधा सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ता है, जिसे हम भारत का चिकन नेक कहते हैं। ये वही इलाका है जो पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ता है।
अगर उस वक्त सेना को बॉर्डर की ओर कूच करना पड़ता तो भीड़ रास्ता नहीं देती। और एनआईए अब इसी कनेक्शन की गहराई में जा रही है। क्या इस हिंसा के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की कोई स्क्रिप्ट लिखी गई थी या कोई सिंडिकेट काम कर रहा था? एक महिला न्यायिक अधिकारी को 8 घंटे सड़क पर बंधक बनाकर रखा गया और यह सब हुआ बंगाल की पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। पूरी हिंसा की जड़ में ये वोटर लिस्ट है। जो वोटर लिस्ट एसआईआर का काम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। विनीत जी, जिस प्रकार एसआईआर में 60 लाख नाम कटने की कगार पर है, क्या यह साजिश उसी का हिस्सा है? देखिए, इस पूरी हिंसा की जड़ में एसआईआर ही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 19 ट्रिब्यूनल और न्यायिक अधिकारी कम से कम 60,06,000 संदिग्ध मतदाताओं के नाम की पड़ताल कर रहे हैं और अब तक 59 लाख से ज्यादा केस निपटाए जा चुके थे। और ममता सरकार के वकील ने अदालत में दलील दी कि 20 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, उन्हें फिर से जोड़ दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जवाब बेहद कड़ा था। उन्होंने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले चरण की 152 सीटों के लिए नाम जुड़वाने की सीमा खत्म हो चुकी है और अब जिन संदिग्धों के नाम कट गए हैं वे इस चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे और यह उस राजनीतिक तंत्र के लिए सबसे बड़ा झटका है जो इन वोटों के दम पर अपनी जमीन बचाई हुई थी। तो ममता बनर्जी अब खतरे में है और देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि वो लोकतंत्र के इतिहास का एक काला धब्बा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में जनतंत्र खतरे में है। जब राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन नहीं उठाते तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासनिक ढांचा किस तरीके से विफल हो चुका है, किस तरीके से गिर चुका है। तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वे रात को 12 बजे तक इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थे और हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही और संवैधानिक संकट के बावजूद राज्य सरकार को अब तक कोई पछतावा नहीं है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ एक ही रट लगाए बैठी हैं कि प्रशासनिक अमला इस समय चुनाव आयोग के हाथ में है, जबकि सच्चाई यह है कि जमीनी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य संभालता है। और एसआईआर मतलब जो विशेष जांच की प्रक्रिया अब रुकने वाली नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। ममता सरकार को इस मामले में कोई रियायत नहीं मिलने वाली। लेकिन सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है, क्या ऐसे हिंसक और असुरक्षित माहौल में निष्पक्ष चुनाव मुमकिन है? क्या आम मतदाता बिना डरे अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाएगा? 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा।